गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपके आगे एक जो नया चैप्टर लेके आई हूँ उसका नाम है सिटीजनशिप। इसमें हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि जो है भारत की नागरिकता, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है कौन हमें मिली है और कौन कौन जो है भारत का नागरिक है, कौन सा भारत का नागरिक नहीं है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Let's start with this topic that is called citizenship. Citizenship. Citizenship में उसने बोला है कि पहले likewise others, India has also two kind of people. पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो आप चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ उस चैप्टर का भी, तो उसमें हमने आर्टिकल जो थे वो 1 से लेके, ठीक है, 4 तक पढ़े थे, 1 to 4 पढ़े थे और वो पार्ट 1 था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी। अगर आपको याद हो तो ये हमारा चैप्टर, इसका प्रीवियस चैप्टर जो है था, हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसी को मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि ये भी इसके रिलेटेड है। ये जो आपका सिटीजनशिप है, ये आपका आर्टिकल जो रहेगा, इसमें जो आर्टिकल्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 5, एक सेकंड मैं यहाँ लिख देती हूँ, 5 to 11। तो यहाँ पे 5 to 11, ठीक है, 1 to 4 के हमारे जो आर्टिकल थे वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले चैप्टर के थे। तो ये जो आर्टिकल है 5 to 11 ये सिटीजनशिप के ऊपर है और इसका जो पार्ट रहेगा वो सेकंड रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक बना के, एक लड़ी सी बना के आप उसको याद रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, प्रीवियस कौन से पढ़े हैं। तो इस वे से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ये ले लेते हैं कि हमारे, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है वो किस पे बेस है? वो सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर बेस है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हम यहाँ ये वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। उसके अलावा हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो है सिटीजनशिप एक एक्ट है। इसका एक एक्ट भी है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। ये एक एक्ट है सिटीजनशिप जो कि 1955 में आया था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो मैंने आपको, फैक्चुअल डाटा जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, सिटीजनशिप के ऊपर आते हैं। तो सिटीजनशिप लाइकवाइज अदर्स, इंडिया हैज ऑल्सो हैज टू काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। भारत में दो तरह के जो है वो लोग हैं। पहला है सिटीजन, द फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, जिनको भारत की पूरी नागरिकता है। और दूसरा है एलियंस, सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। हम एलियंस बेसिकली उनको यहाँ पे बोला गया है जो अदर कंट्री के सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे एलियंस वर्ड यूज किया गया है उनके लिए। और आगे उनको बोला हुआ है कि जो एलियंस है वो भी आगे 2 टाइप्स के हैं। एक है फ्रेंडली एलियंस और एक है एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस जो है एलियंस, इनकी जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 22 में दी गई है। इसमें ये बोला गया है कि दे एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट अंडर आर्टिकल 22, कि ये जो फ्रेंडली, जिनके साथ जो है रिलेशंस अच्छे हैं इंडिया के, ठीक है, और उनको आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है, उनको एक एंजॉय प्रोटेक्शन एक जो मिलती है अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है, आर्टिकल 22 एक प्रोटेक्शन जो मिलती है फ्रेंडली लाइन एलियंस को, ठीक है, उनको फ्रेंडली एलियंस बोला जाता है। अगर हम बात करें एनिमी एलियंस, तो एनिमी एलियंस कौन से हैं? दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट अंडर आर्टिकल 22। तो जिनके साथ रिलेशंस जो है वो भारत के अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उनको हम एनिमी एलियंस बोल देते हैं। और वो जो है प्रोटेक्शन का जो दे डू नॉट एंजॉय, ठीक है, वो उस चीज को एंजॉय नहीं करते, तो उनको हम एनिमी एलियंस बोल सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको कौन कौन से राइट, कौन कौन से जो अधिकार हैं, ठीक है, कौन कौन से आपको जो है अधिकार होंगे अगर आप भारत के नागरिक हो। पढ़ लेते हैं। पहला आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के तहत हमें अधिकार है, ठीक है, कि हम डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है किसी रिलीजन को लेके, ठीक है, किसी कास्ट को लेके, मेल फीमेल को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ के लेके, तो ये जो राइट अगेंस्ट हम उनके जो विरुद्ध है आवाज उठा सकते हैं, तो ये आर्टिकल 15 है अगर आप भारत के नागरिक हो तो। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, 16 में कौन-सा अधिकार की बात की गई है? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी। ठीक है, हमें जो इक्वालिटी, एक समानता का जो है अपॉर्च्युनिटी है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, काम करने में एक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19, इसके तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। हमें ये अधिकार है कि हम जो फ्रीडमली कुछ बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 19 के तहत है। आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, ये आपके जो अधिकार है ये किससे रिलेटेड है? ये आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल से रिलेटेड है। एक और अधिकार है वोट इन इलेक्शंस। ठीक है, हम जो है इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी पार्लियामेंट का किसी को मेंबर बनना है, तो उसके लिए वो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपके पास अधिकार है कि आप पार्लियामेंट में मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कॉन्टेक्स्ट में खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफेंसेस ऑफिसेस सॉरी। ठीक है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने कोई पब्लिक ऑफिसेस जो है वो होल्ड करना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी यही रहती है कि मस्ट सिटीजन, इंडियन सिटीजन, कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तो ही आप जो है वो जॉइन पब्लिक ऑफिसेस को जॉइन कर सकते हैं। तो ये सारे वो अधिकार हैं जो कि भारत की नागरिकता, जो कि जिसके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, वो ही ये अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हमने अधिकार की बात की, अब हम अपने कर्तव्य की बात कर लेते हैं कि भारत के अगर आप सिटीजन हो, अगर आपके पास भारत की सिटीजनशिप है, ठीक है, तो आपकी कौन-कौन सी ड्यूटीज बनती हैं, आपके कौन-कौन से कर्तव्य बनते हैं। तो पहला क्या है? पेइंग टैक्स। ठीक है, आपको कर जो है वो पे करना है। रिस्पेक्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, अपने जो झंडा है नेशनल, उनका रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्टिंग इंडियन नेशनल एंथम एंड सो ऑन। इस तरह की जो कर्तव्य हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको ये सभी कर्तव्य निभाने होंगे। उसके अलावा मैंने इसके जो है पहले ही बात कर ली है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, रिवीजन मोड के लिए, कि पहले हमने जो पढ़ा है था, इससे प्रीवियस वो हमने 1 टू 4 आर्टिकल्स पढ़े थे, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में थे। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब ये जो है आर्टिकल, ये 5 टू 11, ठीक है, 4 तक खत्म हुए, 5 से स्टार्ट हुए, 11 पे खत्म हुए। इसमें सारा के सारा क्या आएगा? आपका सिटीजनशिप आएगी, आर्टिकल 5 टू 11। इसमें जो था पार्ट 1 था, और इसमें क्या आएगा? आपका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये रिवाइज करना है, साथ-साथ पिछला भी है वो भी रिवाइज करते जाना है। नेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया था कि पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 व्हिच अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके रिलेटेड एक एक्ट भी है जो 1955 में आया था, सिटीजनशिप एक्ट जिसका नाम है, और ये टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंजेस भी की जाती हैं, अमेंड भी किया जाता है। इसके अलावा देयर आर द 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन-कौन से ऐसी कैटेगरीज़ हैं, पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें जो आप इंडिया के, भारत के नागरिक बन सकते हो। पहला ये कहता है कि ए पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिल्ड एनी वन ऑफ 3 कंडीशंस। ठीक है, एक जो पर्सन है, भारत में रह रहा है, वो इनमें से कोई भी एक जो है, तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक है। पहली कंडीशन आप देख सकते हैं, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, उसका जन्म ही भारत में हुआ हो, या फिर 3 कंडीशंस थी, 3 में 1 फुलफिल करनी थी, या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज़ बोर्न इन इंडिया, या फिर उसके जो माता-पिता हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनका जन्म भारत में हुआ हो। आगे फिर और लग गया है, ये आगे ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, आगे हम थर्ड कंडीशन पढ़ लेते हैं। थर्ड में लिखा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 इयर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले लगातार 5 साल अगर आप भारत में, भारत के रेजिडेंट हो, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, ठीक है, बिफोर मैंने ये मेंशन स्पेसिफिकली किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया, ठीक है, 26 जनवरी 1950, उससे पहले लगातार जो है आप 5 साल, 5 इयर्स जो है वो भारत में, ठीक है, रहे हो, भारत के नागरिक हो।
तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी है, तो आप इन तीनों में से जो है वो सिटीज़न भारत के होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। एक्विजिशन ऑफ सिटीज़नशिप, जो नागरिकता है, ठीक है, हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? अभी एक तो पहले एक्वायर करने का मतलब है कि हम सिटीज़नशिप कैसे ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि अब बहुत सारे जो हैं लोग बाहर जाते हैं, ठीक है? फ़ॉरेन में पढ़ने जाते हैं, स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके पास भी सिटीज़नशिप नहीं होती, बट वो वहाँ जाके सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं वो, जो वो बाय बर्थ तो वो वहाँ पे नहीं रहे होंगे, वो बाद में गए होंगे, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं कि जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप भारत में जन्म नहीं लिया है, तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक है? तो वो कौन-कौन सी किस-किस के थ्रू हम जो है सिटीज़नशिप ले सकते हैं? एक्विजिशन, ठीक है? किस-किस के थ्रू ले सकते हैं? अब वो हमारे पास केसेज़ हैं, अब हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम पहले सबसे पहले जो केस रहेगा, वो रहेगा आपका बाय बर्थ, ठीक है? बाय बर्थ। इसके नाम से ही क्लियर है, बाय बर्थ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बाय बर्थ के केस में अगर कोई पर्सन भारत में रह रहा है, मैं आपको कंडीशंस नोट करवा रही हूँ, प्लीज़ आप उसको, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप साथ-साथ नोट करते जाना, कि अगर कोई भारत का में जन्म लिया है या फिर आफ्टर जनवरी, मैं डेट मेंशन कर रही हूँ यहाँ, आफ्टर जनवरी 26 1950, जब संविधान जो था वो लागू हुआ था, या फिर ये आफ्टर और या फिर बिफोर 1 जुलाई, ठीक है? जुलाई 1 1987, इन इस टाइम पीरियड में, ठीक है? इसके बाद और इससे पहले आपने भारत इसमें जन्म लिया हो, ठीक है? तो आपके पास जो है, अगर आप यहाँ पे इस कैटेगरी में बर्थ ले रहे हैं, तो आपके पास जो है भारत की नागरिकता आ जाती है बाय बर्थ, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड कंडीशन, ठीक है? सेकंड कंडीशन आप नोट करें, सेकंड कंडीशन में है कि अगर ये तो बिफोर जुलाई 1 है, अगर आप आफ्टर आफ्टर जुलाई 1 1987 में जन्म ले रहे हैं, ठीक है? बर्थ जो है आपका वो आफ्टर जुलाई 1987, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आफ्टर जुलाई 1 1987 के बाद जन्म ले रहे हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं। इसमें ये कंडीशन रहती है कि आपको कंसिडर किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली व्हेन इफ यूर आइदर योर पेरेंट्स, ठीक है? वो भारत के नागरिक हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है? उनका जो जन्म है वो भारत में हुआ, ठीक है? तो पहले ही कंडीशन थी कि इस कैटेगरी में आपका बर्थ हुआ हो, दूसरा है कि अगर आप जुलाई 1 के बाद ले रहे हो, तो उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें उनमें से जो है उनका वहाँ पे जन्म हुआ हो। ठीक है? मैं आपको ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आफ्टर जुलाई 1 1987, ठीक है? जो बर्थ है, ठीक है? आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स का, आइदर मतलब जो है चाहे या वो माता है या पिता है, ठीक है? आइदर की बात की गई है। अब जैसे किसी, अगर लेट्स सपोज मेरा ही बर्थ है, ठीक है? वो 1 जुलाई 1987 के अगर बाद हुआ है, तो मेरे जो माता-पिता हैं, ठीक है ना? माता-पिता हैं, उनका जो जन्म है वो ऑब्वियसली इसी कैटेगरी में हुआ होगा, ठीक है ना? इसी कैटेगरी में होगा, बाद में ही मेरा जन्म हुआ होगा। तो या माता या पिता, ठीक है? इनका जन्म इस कैटेगरी में, और अगर मेरा है तो वो 1 जुलाई 1987 के बाद है, तो इन दोनों का आइदर इन दोनों में से किसी का भी जन्म जो है वो इस कैटेगरी में हुआ हो, तो आपको नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है बाय बर्थ से। इसका जो एक पॉइंट और है वो आप नोट करने वाला है कि अगर आप आफ्टर, ठीक है? नोट करते जाना, आफ्टर दिसंबर 3 2004, अगर इस कैटेगरी के बाद, ठीक है? इस डेट के बाद, नॉट कैटेगरी, इस डेट के बाद अगर जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो इसमें बोथ द पेरेंट्स जो हैं, बोथ द पेरेंट्स हैं, वो इस कैटेगरी में, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है? बोथ द पेरेंट्स इस कैटेगरी में जो बर्थ लिए होंगे, तो उनका जो है वहाँ पे बोथ, ठीक है? माता-पिता दोनों आएँगे, और यहाँ पे सिर्फ या माता या पिता आएँगे, अगर आपका जो बर्थ है वो दिसंबर 3 2004 में हो रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली जो सिटीज़नशिप है वो बाय बर्थ आपको मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की, मैं पहले इरेज़ कर देती हूँ। आगे हम जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करते हैं, सेकंड वन इज़ बाय डिसेंट। अब ये समझ लेते हैं ये क्या है? ठीक है, बाय बर्थ आपको समझ आ गई होगी। अब ये बाय डिसेंट क्या है?
कि जो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो बोर्न आउटसाइड इंडिया हो रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बोर्न आउटसाइड इंडिया। उसका जो जन्म है, वो भारत के बाहर हो रहा है, एक पर्सन का, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर जनवरी 26, 1950, बट बिफोर दिसंबर 10, 1992। ठीक है, ये डेट्स याद रखना कि अगर एक पहले केस में क्या था कि जो पर्सन है, उसका जो जन्म है, वो भारत में ही हो रहा था। अब के केस में क्या है, जो बॉर्न है, वो आउटसाइड इंडिया है, और डेट्स मैंने आपको दे दी हैं कि अगर वो 26 जनवरी के बाद 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले-पहले है, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है? बट इफ कंडीशन कब होगा? उसके फादर, ठीक है? इफ हिज फादर वाज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म, ठीक है? उसके जो पर्सन है, उसके जन्म से जो उसका पिता है, वो भारत के सिटिज़न है, ठीक है? वो भारत के सिटिज़न है। तो ही जो है वो बाय डेसेंट से आप जो है वो भारत की सिटिज़नशिप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये बाय डिसेंट क्या हो गया, फैमिली बैकग्राउंड। वी कैन से कि अगर जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, मेरा जो जन्म है वो कनाडा में हुआ है, इस स्टेट्स में, लेकिन ये मेरे पिताजी की जो सिटीजनशिप है वो आज भी इंडिया की है, तो एक फैमिली बैकग्राउंड से जो है वो हमें मिलती है, तो उसको बाय डिसेंट बोल सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन थी, ठीक है, पहली कंडीशन थी। अब आप दूसरी कंडीशन नोट कीजिए इसी के अंदर, यदि आपका जो बर्थ है, ठीक है, पहले ये था कि आपका जो बर्थ है, जो बिफोर 10 दिसंबर 1992, अगर आपका बर्थ आफ्टर दिसंबर 10, 1992 से होता है और वही आउटसाइड इंडिया में ही हो रहा है, ये कंडीशन सेम रहेगी, तब आपको भारत की जो सिटीज़न मिल सकती है, ओनली किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है? ये याद रखना, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स का मतलब है या तो माता या फिर पिता, ठीक है? इस केस में तो सिर्फ जो थी वो पिता की सिटीज़नशिप थी, आपके बर्थ के टाइम पे वो भारत की होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे अगर आपकी माता की भी है या आपके पिताजी की भी है, तो उस केस में जब आपका बर्थ हो रहा है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं बाय डिसेंट में। ये सेकंड कंडीशन थी। आगे हम थर्ड कंडीशन पढ़ लेते हैं। थर्ड कंडीशन इसकी ये कहती है कि अगर अगर आपका जो जन्म है, ठीक है, आपका जो जन्म है वो दिसंबर 3, 2004 के ऑनवर्ड्स हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑनवर्ड्स। तो अगर वो ही कंडीशन सेम रहेगी कि जो जन्म है वो आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है और जो डेट है वो दिसंबर 3, 2004 है, तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता बाय डिसेंट, ठीक है? वो बिल्कुल नहीं हो सकता अनलेस अनलेस उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड अपने जो बर्थ है, वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है? विदिन 1 ईयर, ठीक है? यहाँ मैं लिख रही हूँ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर-अंदर। जब उसका बर्थ होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, परमिशन लेनी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है या रजिस्टर्ड कराना पड़ता है 1 ईयर के अंदर-अंदर, ठीक है? तो ये 3 कंडीशंस ऐसी थी जो बाय डिसेंट, मतलब बाय डिसेंट में एक फैमिली बैकग्राउंड से हम कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है? पहला था जन्म से, वो तो अगर आप यहाँ पे बर्थ ले रहे हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपके माता-पिता की भी अगर सिटीज़नशिप भारत की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सिटीज़नशिप भी भारत की ही होगी, ठीक है? अगर इस केस में था कि अगर जो है बॉर्न जो है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि पहली कंडीशन में जो पिता की सिटीज़नशिप होनी ज़रूरी थी, सेकंड में आइदर माता या पिता कोई भी हो सकता है, कि थर्ड केस में कि आपको विदिन 1 ईयर जो है वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये था सेकंड पॉइंट। अगला जो पॉइंट है आपका थर्ड वन है, वो है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है? बाय रजिस्ट्रेशन। अब हम बाय रजिस्ट्रेशन से पढ़ लेते हैं कि हम भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, वो आपकी एप्लीकेशन जो है रिसीव कर सकती है, आपको रजिस्टर्ड कर सकती है सिटीज़न भारत का, किसी भी पर्सन को अगर वो इन मतलब कोई भी जो है अगर वो बिलॉन्ग करता है कि फॉलोइंग कैटेगरी से, ठीक है? मैं आपको कैटेगरीज़ करवाती हूँ। अगर वो उन कैटेगरी के साथ बिलॉन्ग करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है? वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है आपकी कर सकती है और आपको भारत का नागरिकता वो दे सकती है। इसमें जो फॉलोइंग कैटेगरी है, पहली जो कैटेगरी है वो पढ़ लेते हैं कि अगर कोई भारत का नागरिक था, ठीक है? तो वो भारत का नागरिक अगर वो 7 साल, ठीक है? 7 साल जो है, 7 साल से भारत में नहीं रह रहा, 7 साल से वो कहीं बाहर गया हुआ है, ठीक है?
तो उसने जो एप्लीकेशन देने से पहले-पहले बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन देने से पहले-पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? तो वो ये पहली कंडीशन रहती है कि अगर वो 7 साल बाहर कहीं गया हुआ है, तो और उसने जो है एप्लीकेशन देने से पहले-पहले वो एप्लीकेशन लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरी ये कंडीशन रहती है कि अगर कोई पर्सन जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, अ पर्सन हू इज़ मैरिड टू ए सिटिज़न ऑफ इंडिया, ठीक है? एक जो पर्सन है उसकी जो शादी हुई है और जिसके साथ शादी हुई है, वो भारत का नागरिक है। ठीक है? वो भारत का नागरिक है और वो भी जो था पहले 7 साल के लिए बाहर गया हुआ था और एप्लीकेशन देने से पहले-पहले रजिस्ट्रेशन की। तो इस केसेज़ में जो हम रजिस्ट्रेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो नागरिकता ले सकते हैं। तो ये बाय रजिस्ट्रेशन का पार्ट है कि हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो है भारत का नागरिकता ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाय नेचुरलाइज़ेशन, ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ। 4th पॉइंट है बाय नेचुरलाइज़ेशन। अब ये क्या होता है? इसमें क्या है बाय नेचुरलाइज़ेशन में, ये एक तरह का लीगल एक्ट है, ठीक है? एक लीगल एक्ट है बोल सकते हैं, इसको एक प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक एक लीगल एक्ट या प्रोसेस है कि अगर कोई नॉन सिटिज़न है किसी भी कंट्री का, ठीक है? नॉन सिटिज़न है और उसको सिटिज़नशिप चाहिए, एक्वायर करनी है या उस भारत की, या हम भारत की बात कर लेते हैं, कोई भारत से बाहर रह रहा है और उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो जो नागरिकता है वो बाय नेचुरलाइज़ेशन उसको कैसे मिल सकती है, वो जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कौन-कौन सी कंडीशंस के तहत मिल सकती है। इसकी जो पहली कंडीशन है, कोई वो ये है कि अगर कोई सिटिज़न है किसी कंट्री का, ठीक है? अगर वो जैसे लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये समझाती हूँ कि जैसे मैं अगर पहले भारत में रहती थी, ठीक है? तो अब मैं हूँ जो कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से कनाडा चली गई हूँ। अब मैं कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ, अब मैंने क्या किया है कि मैं लगातार यहाँ से 7 साल, ठीक है? 7 साल से गई हुई हूँ और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है सिटिज़नशिप की वो पूरी कर ली है, ठीक है? इसके तहत मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी सिटिज़नशिप लेना चाहती हूँ। अगर मेरे को इसकी सिटिज़नशिप मिलनी चाहती है, ठीक है? और पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो इंडिया की सिटिज़नशिप रहे। तो मैं इसका जो इसका छोड़ देती हूँ, ठीक है? इसको मैं रिनाउंस कर देती हूँ, तो ऑटोमैटिकली बाय नेचुरलाइज़ेशन मुझे भारत की सिटिज़नशिप मिल जाएगी। बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मुझे सर्टिफ़िकेट जो है, ठीक है, बाय नेचुरलाइज़ेशन से मुझे सिटिज़नशिप का जो है वो दे देगी। तो ऐसे के केसेज़ रहते हैं इसमें। और अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ के लिए काम कर रहा है, वो पार्टली भारत के लिए, ठीक है, जो पार्टली है, पार्टली इंडिया और पार्टली अदर कंट्री, ठीक है ना, पार्टली अदर कंट्री। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अदर कंट्री या पार्टली इंडिया के लिए काम कर रहा है, तो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स पूरे 12 महीने, वी कैन से 1 साल, विद इन 1 ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन लगाता है तो उसके बिल्कुल 1 साल के बाद बाय नेचुरलाइज़ेशन से वो भारत का जो है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे इमीडिएटली प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है? एप्लीकेशन के अपने एप्लीकेशन देने से पहले 12 महीने पहले बाय नेचुरलाइज़ेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो सर्टिफिकेट जो है बाय नेचुरलाइज़ेशन भारत का सिटिज़नशिप का सर्टिफिकेट दे सकती है। ठीक है? तो ये था बाय नेचुरलाइज़ेशन। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है? तो बा लास्ट है हमारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब इसके तहत क्या है, इसके तहत है कि अगर भारत जो है, ठीक है, वो कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करता है, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है और भारत का पार्ट बना लेता है, तो उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऑफ़िशियल गज़ेटेड में अनाउंस कर देगी कि वहाँ उस टेरिटरी के अंदर जितने भी जो पर्सन आते हैं, स्पेसिफाई द पर्सन, उनको जो है वो सिटिज़नशिप दे देंगे। उसका रीज़न यही रहता है कि वो जो है उन्होंने एक्वायर किया था। जैसे कि अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि जैसे इंडिया ने गोवा को एक्वायर किया था पोर्टुगीज़ से, ठीक है ना? तो इस कैटेगरी में जितने भी पर्सन ऑफ़िशियल गज़ेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन करने के बाद कि इस कैटेगरी में जो भी या इस टेरिटरी में जो भी पर्सन आते हैं, तो वो सिटिज़नशिप भारत की सिटिज़नशिप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या थी, ये आपके एक्वाजिशन ऑफ सिटिज़नशिप थी कि कैसे-कैसे भारत की नागरिकता जो है वो ली जा सकती है। आगे है जो है लॉस ऑफ सिटिज़नशिप की जो नागरिकता है वो कैसे जा सकती है, ठीक है? कैसे खो सकती है हमसे, ठीक है? अब हम देख सकते हैं कि किस-किस केस में जो है वो हम नागरिकता जो है वो खो सकते हैं। पहला है बाय रिलोकेशन, इसमें क्या था, इसमें ये रहता है कि जो भारत का कि खुद डिक्लेयर कर देना, ठीक है? रिनाउंस कर देना, डिक्लेयर कर देना कि मैंने जो है भारत की सिटिज़नशिप नहीं लेनी है, ठीक है? तो अगर आप खुद डिक्लेयर कर देते हो कि मुझे जो है वो इंडिया की सिटिज़नशिप नहीं चाहिए,
तो उस केस में ये फर्स्ट केस रहेगा कि हम कैसे-कैसे जो है भारत की नागरिकता खो सकते हैं। दूसरा रहता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के केस में क्या रहेगा, अगर आप किसी अदर कंट्री की, ठीक है, अदर कंट्री की सिटिज़नशिप ले रहे हो, ठीक है ना? अदर कंट्री की सिटिज़नशिप ले रहे हो, तो ऑटोमैटिकली जो आपकी भारत की नागरिकता होगी, जो आपकी इंडियन सिटिज़नशिप होगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है? इंडिया की जो सिटिज़नशिप है, वो टर्मिनेट हो जाएगी, अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिटिज़नशिप जो है, वो ले रहे हो। नेक्स्ट है बाय डिप्रीवेशन। इस केस में क्या रहता है कि ये कंपल्सरी टर्मिने इस केस में जो है कंपल्सरी आपकी जो टर्मिनेशन रहती है इंडियन सिटीजनशिप की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो किन-किन केसेस में रहती है, अगर आपने कोई फ्रॉड किया हो, ठीक है? आपके पास कोई फ्रॉड केस हो, आपने कोई अनलॉफुल एक्ट किया हो, है ना? अगर आप ये सब काम करते हो, ठीक है ना? तो आप जो भारत का नागरिक की जो सिटीजनशिप है वो आपसे खोई जा सकती है, तो उसको बाय डिप्रीवेशन बोलते हैं। कोई अनलॉफुल या डिसलॉयल्टी, ठीक है, कोई गद्दारी वाला काम किया हो, तो उस केस में जो ये है बाय डेप्रिवेशन से भी आपकी जो सिटीज़नशिप है वो चली जा सकती है। अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते जाएँगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीज़नशिप इन इंडिया? इनमें से कौन से, किसके पास ये पावर होती है कि वो भारत की जो सिटीज़नशिप है उसको दे सकता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो फोर्थ रहेगा, पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर या अधिकार होता है, ठीक है, वो रेगुलेट कर सकती है राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूअल सिटीजनशिप इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, जैसे भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है, सिटीजनशिप चलती है, वैसे ही इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है? ठीक है, ड्यूअल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिया, फ्रांस, चाइना या यूएसए? इसका जो राइट आंसर रहेगा ड्यूअल सिटीजनशिप का वो रहेगा यूएसए, ठीक है? तो फोर्थ आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, और इंडिया में जो चलती है वो कौन-सी चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो हमारी सिटीजनशिप है वो कौन से पार्ट के अंदर आती है संविधान के अंदर? तो आपको पता है जो पार्ट 1 है वो किसके साथ रिलेटेड है? वो हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ रिलेटेड है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जो हमारी सिटीज़नशिप है वो किसके अंदर आती है? वो हमारी पार्ट 2 के अंदर आती है। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4th, ठीक है, यहाँ पे पार्ट 5th आना है, गलती से 4 टाइप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका पार्ट 2। तो सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 5 टू 11 डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 5 टू 11 में किसके जो है सब्जेक्ट की संविधान के अंदर बात की गई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप या डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो मैं इसी के साथ पहले आपको याद करवाना चाहूंगी कि हमने इससे पहले जो पढ़ रखे हैं वो 1 to 4 पढ़ रखे हैं, जो किसके अंदर आते थे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं बार बार रिपीट करूंगी सो दैट कि आपकी एक लड़ी जो एक बनी रहे, ठीक है? हम आगे भी इनके चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में, तो उनके भी हम आर्टिकल्स जो हैं वो साथ साथ याद करते जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आर्टिकल 5 टू 11 किसके साथ डील करता है? तो ये सिटीजनशिप के साथ डील करता है, सिटीजनशिप। तो इसके साथ आपका जो थर्ड है वो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया आधार कार्ड इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू ईच इंडिविजुअल सिटीजन, हाउ मेनी डिजिट इन इट? ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है उसके कितने डिजिट के नंबर होते हैं? ये पेपर में एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन आया था, सो दैट मुझे अच्छे से याद है, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 14, 16, 10, 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 16। 4 डिजिट के जो होते हैं नंबर होते हैं 16, टोटल 16 डिजिट होते हैं। सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ये सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है हमने कौन से देश से लिया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस या यूएसएसआर, जिसको हम रशिया बोलते हैं। उसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सेकंड रहेगा, इंग्लैंड। तो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है? वो इंग्लैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इज, ठीक है, जो हम एक्वायर करते हैं सिटीजन थ्रू नेचुरलाइजेशन, वो किससे होती है, किस बेसिस पे होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सिलेक्शन, बाय बर्थ, फोर्सफुली, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा बाय सिलेक्शन। हमने कंडीशंस पढ़ी थी नेचुरलाइजेशन के केस में, ठीक है, तो आप कंडीशन दोबारा देख सकते हैं। तो बाय सिलेक्शन इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट बाय सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 9 रेफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? आर्टिकल जो 9 है, ठीक है, इनमें से कौन सी रेफर करती है कौन से स्टेटमेंट को? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री इज आल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से एक्वायर कर रहा है दूसरी किसी कंट्री की सिटीजनशिप, और वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगला ये कह रहा है कि पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री इज नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप किसी दूसरे की कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी भारत की सिटीजन है सिटीजनशिप है, वो आपके पास नहीं रहती है। तो नेक्स्ट है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल जो इसका राइट आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा। आर्टिकल 9 जो है वो इसकी बात करता है कि अगर आप अपनी इच्छा से एक्वायर कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो आपको भारत की सिटीजन जो है वो छोड़नी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिटीजन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत रिलेट किया गया है जो भारत का सिटीजन है वो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो आए थे, माइग्रेट हुए थे, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो ये आर्टिकल 6 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, आर्टिकल 6, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों गलत है, आर्टिकल 6 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article empower to parliament to regulate the right of citizenship by law? ठीक है, इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके पास अधिकार है कि वो बाय लॉ के थ्रू आपको जो है सिटीजनशिप दे सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 11, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 14। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड, आर्टिकल 11, ठीक है। और आपको ये पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है कि किसके पास ये अथॉरिटी या पावर होती है, ठीक है, जो रेगुलेट कर सकती है राइट किसी को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देने की, तो वो पार्लियामेंट के पास होती है। और वो कौन से एक्ट के कौन से आर्टिकल के तहत? वो 11, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन विच ईयर द वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया? ठीक है, भारत में सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं। 1959, 1955, 1969, 1950 या 1976। तो ये पूरा जो एक्ट है इसका नाम क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा, 1955, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो सिटीजनशिप है वो खत्म होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारा कंटेंट है हम जो है लक्ष्मीकांत की बुक में से ले रहे हैं। मेक श्योर आपको जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं, ठीक है। आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।